हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे आरटी 2009 के बारे में। क्या है आरटी 2009, क्यों इसको लाया गया, क्या आवश्यकता थी इसको लाने की, और कौन कौन सी सिफारिश इसमें हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कितनी धाराएं हैं, इन सारी बातों को लेके हम आज डिस्कस करेंगे साथियों। यूनिट 5 जो हमारा पेडागोजी वाला पार्ट है, इसमें वर्तमान समय में प्रारंभिक शिक्षा में आरटीई के आधार पर समस्त संरचनाओं को रचा गया है। इसीलिए हमें आरटीई के प्रावधानों के बारे में पता होना चाहिए, आरटीई की धाराओं का पता होना चाहिए, क्योंकि आरटीई जो है एक शिक्षक के लिए दायित्व निर्धारित करता है, कुछ बैरियर्स बनाता है, बाउंड्रीज बनाता है, नियम तय करता है। तो शिक्षक होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि आरटीई में कौन कौन सी नियम हैं, कौन कौन से कानून हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं, ताकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हम आरटीई की समस्त सिफारिशों को, आरटीई के समस्त नियमों को शामिल कर सकें और उनका ध्यान रख सकें। इन सारी चीज़ों को लेकर हमारे सिलेबस में इसको शामिल किया गया है। तो साथियों, क्या है आरटीई की संकल्पना, एक बार थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। मैं लगातार आपसे कहता रहता हूँ कि हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हमारा देश लगातार उन्नति की ओर है, गुणवत्ता शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे प्रयास आज़ादी के बाद से लेकर लगातार कई सारे हुए हैं, कई सारे आयोग बने हैं, कई सारी कमिटीज़ बनी हैं, कई सारी शिक्षा नीतियां बनी हैं, पाठ्यचर्या बनी हैं और कई सारे डॉक्यूमेंट बने हैं, कई सारे मिशन और कैंपेन चले हैं हमारे देश में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को स्थापित करने के लिए। साथियों, इन सारी सिफारिशों के बावजूद, पाठ्यचर्याओं के बावजूद, नीतियों के बावजूद, आयोगों के बावजूद भी हमारे देश की प्रारंभिक शिक्षा जो है उसमें गुणवत्ता नहीं आ पाई थी, सब तक नहीं पहुंच पा रही थी। और इन संपूर्ण प्रक्रिया में कुछ बेसिक चीजें थी जो बड़ी समस्या उत्पन्न कर रही थी प्रारंभिक शिक्षा में। एक बड़ी समस्या यह थी कि पूरे देश में एक जैसी प्रारंभिक शिक्षा नहीं थी। क्यों नहीं थी एक जैसी? क्योंकि समवर्ती सूची में आने से पहले शिक्षा जो है वो राज्य सूची का विषय था। तो जब राज्य सूची का विषय था शिक्षा, तो हर राज्य ने प्रारंभिक शिक्षा को अपने अपने हिसाब से संरचित कर लिया था, अपने अपने हिसाब से डिजाइन कर लिया था, जिसमें स्थानीयता का बहुत महत्व था, स्थानीय कल्चर का, सभ्यता का, संस्कृति का, भाषा का बहुत बड़ा रोल था। कई जगह धर्म भी उस पर हावी था। ऐसी कई चीजें थी। जब शिक्षा समवर्ती सूची में आया, केंद्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप होने लगा, तो फिर एक बड़ी आवश्यकता थी कि पूरे देश में प्रारंभिक शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रही थी। तो कोई ना कोई एक ऐसा नियम की आवश्यकता थी, कानून की आवश्यकता थी, जिसके द्वारा पूरे देश की प्रारंभिक शिक्षा को एक जैसा बनाया जाए। पहली नितांत आवश्यकता। दूसरी चीज, प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में एक कानून में, संविधान में संशोधन हुआ था 2002 में, दिसंबर 2002 में 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस 86th अमेंडमेंट में प्रारंभिक शिक्षा को बालक का मूल अधिकार बनाया गया था, फंडामेंटल राइट बनाया गया था। जब फंडामेंटल राइट प्रारंभिक शिक्षा को बना दिया, तो हर बालक को प्रारंभिक शिक्षा मिलनी चाहिए, वह गुणवत्तापूर्ण हो और बिना किसी बाधाओं के हो। इसके लिए जिम्मेदार हो गई सरकार, इसके लिए जिम्मेदार होगी सारी संस्थाएं, परिवार और वो सब संगठन जिसके अंडर में, जिसके ऑब्जर्वेशन में, जिसके संरक्षण में 6 से लेकर 14 आयु वर्ग का बालक पल रहा है, बड़ा हो रहा है, विकसित हो रहा है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता थी, नितांत आवश्यकता थी कि 86th अमेंडमेंट में जो फंडामेंटल राइट बन गई है प्रारंभिक शिक्षा, इसको कैसे व्यवहार में लाया जाए, कैसे कानूनी रूप से इसको आगे बढ़ाया जाए, यह भी एक बेसिक आवश्यकता थी आरटीई लाने के पीछे। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज थी कि आरटीई से पहले विद्यालय को क्या करना है, क्या उसके ड्यूटीज हैं, क्या उसके दायित्व हैं, शिक्षक की क्या ड्यूटीज हैं, क्या दायित्व हैं, अभिभावकों का क्या रोल है, समुचित सरकार का क्या रोल है, स्थानीय सरकार का, स्थानीय प्राधिकारियों का क्या रोल है, और कोई भी शिक्षक जो निर्धारित दायित्व है उनको नहीं करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, क्या सजा है। एक बालक के सीखने सिखाने में जैसे उसको दंड देना, सजा देना एक बड़ा अपराध था। तो अगर कोई शिक्षक सजा देता है, दंड देता है, जानबूझ के बच्चे को परेशान करता है, हरेश करता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। ऐसी कई सारी चीजें थी जिनको लेके कोई कानून नहीं बना हुआ था, कोई नियम नहीं बना हुआ था। अर्थात प्रारंभिक शिक्षा में कोई दायरा, बाउंड्रीज और लिमिट्स नहीं बनी हुई थी, दायरे तय नहीं थे। तो साथियों, इन कुछ बेसिक चीजों की नीड थी हमारे देश की प्रारंभिक शिक्षा को। इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
एक अधिनियम बनाया गया हमारे देश में, एक एक्ट लाया गया और उस एक्ट का नाम रखा गया RTE, राइट टू एजुकेशन। पूरा नाम था निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं मेरी बात को। संपूर्ण राष्ट्र में एक जैसी प्रारंभिक शिक्षा लाने के लिए 86th अमेंडमेंट के द्वारा बालकों को दिए गए मूल अधिकार प्रारंभिक शिक्षा वाला, उसको पूरा करने के लिए संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े हुए समस्त पहलू, चाहे विद्यालय हो, शिक्षक हो, समुचित सरकार हो, स्थानीय प्राधिकारी हो, इन सबके दायित्व कर्तव्य निर्धारित करने के लिए और प्रारंभिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, दायरे तय करने के लिए, लिमिट्स तय करने के लिए एक नियम की आवश्यकता थी, एक कानून की आवश्यकता थी। इन चीजों को लेकर, इन उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे देश में RTE लाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित किया गया। तो यह था बैकग्राउंड RTE आने के पीछे। इससे पहले के सेशन में हमने NCF 2005 को पढ़ा था। NCF 2005 में जो सिफारिशें प्रोफेसर यशपाल की कमेटी ने संपूर्ण स्कूल शिक्षा के लिए निर्धारित की थी, उन सिफारिशों को प्रैक्टिकली लागू करने के लिए, स्कूल्स में पहुंचाने के लिए, सीखने सिखाने की गतिविधियों में शामिल करने के लिए भी किसी कानून की, किसी नियम की, किसी अधिनियम की आवश्यकता थी। इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साथियों हमारे देश में RTE एक्ट को लाया गया, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। अब कुछ तथ्य हैं इससे जुड़े हुए, उनको समझते हैं, इनकी धाराओं को जानते हैं, अध्यायों को जानते हैं और एक समझ बनाते हैं RTE को लेकर, ताकि कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछें उसको हम सोल्व कर सकें। तथा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जब शिक्षक के रूप में स्कूल में हम काम करेंगे तो वहाँ हमारा जो काम है, हमारी जो प्रक्रिया है वो RTE के दायरे में हो। इन सारी बातों को जानने और समझने के लिए चलते हैं सेशन की ओर। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, हर एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखते हैं RTE से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं को समझते हैं। पहले टाइटल को समझते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है RTE का पूरा नाम क्या है, शिक्षा के अधिकार का पूरा नाम क्या है, 2009 में अधिनियम जो पारित हुआ था उसका नाम क्या है। तो जो ऑप्शंस होते हैं, इस टाइटल को लेकर ऑप्शन होते हैं, थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर दिया जाता है। तो याद रखिए, पहली चीज, पूरा नाम क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसमें शामिल होगा तब ये एक्ट पूरा कहलाएगा। 2009 अगर इसमें शामिल नहीं है तो ये एक्ट अपने आप में, ये टाइटल पूरा नहीं है। पहली बात आपको ये 2009 की ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। दूसरी चीज, ये निःशुल्क पहले आएगा और अनिवार्य बाद में आएगा, ये भी ध्यान रखना है, निःशुल्क पहले होगा, अनिवार्य बाद में होगा। तीसरी चीज, बालक शब्द भी इसमें होगा, ये अगर नहीं होगा तो भी ये टाइटल पूरा नहीं होगा। जो ऑप्शंस आपको मिले हैं पिछले एग्जाम पैटर्न्स में, किसी में तो ये ईयर चेंज कर दिया जाता है, 9 की जगह 10 कर दिया जाता है, 8 कर दिया जाता है। कुछ एक में देखा कि अनिवार्य को पहले लिख दिया, निःशुल्क को बाद में लिख दिया। कुछ एक में बाल शब्द को हटा दिया। तो ऐसे टाइटल में कुछ शब्दों को आगे पीछे करके उनका विलोपन करके ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो इस टाइटल को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से सीधा क्वेश्चन कई बार सिर्फ टाइटल में से बन जाता है, इस शीर्षक में से बन जाता है। याद रखिए, जैसे 2005 के बिना NCF अधूरा टाइटल था, ऐसे ही 2009 के बिना RTE भी अधूरा टाइटल है। ये टाइटल का ही हिस्सा है 2009। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं साथियों। अगर बिंदुओं की बात करें तो पहला बिंदु यहां पर आता है कि इस एक्ट को जब लागू किया गया, उससे पहले इसको पारित किया गया, अधिनियमित किया गया, तो 2-3 चीजें हैं। लागू होना अलग चीज होती है, अधिनियमित या पारित होना अलग चीज होती है। तो जब इसको अधिनियमित किया गया, पारित किया गया, तो 3 पार्ट होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, हमारे संसद के। इन तीनों में अलग अलग डेट को यह पारित हुआ और उसके बाद फिर आगे चल के लागू हुआ। तो देखिए, राज्यसभा जो संसद का एक पार्ट होता है, वहां पर 20 जुलाई 2009 को यह अस्तित्व में आया। लोकसभा में 4 अगस्त को, ये दूसरा जो सदन होता है हमारा निम्न सदन, यहां पर 4 अगस्त को पारित होकर 26 अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस पे हस्ताक्षर होते हैं और उसके बाद यह अधिनियम पारित किया जाता है। उस समय राष्ट्रपति महोदया थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महोदया जी। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महोदया के हस्ताक्षर से यह पारित हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनका कार्यकाल था जब यह अधिनियम आया था हमारे देश में। उसके बाद
26 अगस्त को राष्ट्रपति जी के साइन होकर पारित हो गया था, लेकिन उस दिन यह लागू नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है इस अधिनियम के लागू होने की डेट। तो किस दिन यह लागू हुआ था साथियों? इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। कब? 1 अप्रैल 2010 से आरटीई एक्ट को लागू किया गया। इन तीनों डेट्स में से कोई सी भी डेट पूछे जरूरी नहीं है, लेकिन ये डेट्स अक्सर पूछी जाती हैं। जब ये लागू हुआ था तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वहां पर धारा 370 का प्रभाव था, जिसके चलते कोई भी नियम अधिनियम जो पूरे देश में लागू होता है वो वहां प्रभावी नहीं होता था। इसीलिए जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण राष्ट्र में और राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में सब जगह 1 अप्रैल 2010 से यह अधिनियम लागू हो गया था। लेकिन आगे चल के जब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय जी ने धारा 370 को हटा दिया है जम्मू एंड कश्मीर से, तो आज की डेट में वर्तमान में आरटीई वहां भी लागू हो गया है स्वतः ही ये धारा हटते ही। तो आज संपूर्ण राष्ट्र में सब जगह लागू है, लेकिन जिस दिन लागू हुआ था उस दिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, आपको याद रखना है। अब इस अधिनियम का जो उल्लेख है वो संविधान के 45वें अनुच्छेद में है। 45वें अनुच्छेद में किसके बारे में लिखा है? प्रारंभिक शिक्षा के बारे में यहां पर उल्लेख है। किसके बारे में है? प्रारंभिक शिक्षा के बारे में यहां पर उल्लेख है। वहां पर क्या लिखा है कि 14 वर्ष के बालक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होनी चाहिए। इस तरह का उल्लेख संविधान के 45वें अनुच्छेद में है। तो जब उस अनुच्छेद में, जहां पर 45वें अनुच्छेद में शिक्षा का जिक्र था, वहीं पर इसको जोड़ा गया, तो इसका संबंध किससे हो गया? अनुच्छेद 45 से हो गया। आरटीई बालकों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देने वाला हमारा देश 135वां राष्ट्र है। इसका मतलब 134 देशों में हमसे पहले ही आरटीई लागू हो चुका है पूरी दुनिया में। दिसंबर 2002 में अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 86वां संविधान संशोधन हुआ था। मैंने कहा अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? दिसंबर 2002 में। कई बार पूछते हैं, डेट ध्यान रखनी है। कौन से अनुच्छेद में? 21 जो था, 21A के भाग 3 में इसको जोड़ा गया। 21 में 21A जोड़ा गया और वहां पर क्या था? 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है ये उनका मौलिक अधिकार बनाया गया। फंडामेंटल राइट इसको बनाया गया। किसको? कि प्रारंभिक शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। कैसी होगी? मुफ्त होगी, फ्री होगी, बिना किसी चार्ज की होगी, उसके अलावा अनिवार्य होगी अर्थात कंपलसरी होगी। तो यह भी आपको ध्यान रखना, यहां से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आगे चलते हैं। 1 अप्रैल 2010 को जिस दिन आरटीई को संपूर्ण राष्ट्र में लागू किया गया, तभी से समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय, चाहे वो निजी हो, चाहे संगठन के हो, चाहे किसी संस्था के हो, चाहे एनजीओ के हो, उन सब में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए आरटीई लागू हो गया। तो आपसे पूछें कक्षा कौन सी हो जाएगी? कक्षा 1 से लेकर 8 तक। विद्यालय कौन से? समस्त विद्यालय जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक स्कूलें संचालित करते हैं वो सब के सब। आयु वर्ग आपसे पूछें तो 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों के लिए इसको लागू किया था। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कक्षा 1 से लेकर 8 प्रारंभिक शिक्षा, आयु 6 से लेकर 14 वर्ष। आप इसको यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 साल के बच्चे को हम पहली क्लास में एडमिशन देते हैं तो 5 पूरे होने के बाद 6, तो 6 साल का बच्चा हो गया पहली क्लास में। जब 8वीं कक्षा पूरी करेगा तो 8 में फिर आप 6 जोड़ दो तो 14, तो 6 से लेके 14 अर्थात कक्षा 1 से लेके 8 तक का बालक हो गया। इस आरटीई अधिनियम में जितनी भी चीजें हैं उनको अलग अलग 7 अध्यायों में विभाजित किया गया है। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। उन 7 अध्यायों में 38 धाराएं हैं, 38 आर्टिकल्स हैं और एक अनुसूची साथ में जोड़ी गई है ताकि कोई भी नवीन चीज जोड़नी हो, कोई परिवर्तन करना हो तो अनुसूची में उसको किया जा सके। मूल धाराएं जो हैं, इन मूल धाराओं में संविधान के संशोधन के बिना कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। इसीलिए यह बड़ा पावरफुल एक्ट है, बड़ा मजबूत और सुदृढ़ शिक्षा के मामले में एक नींव का पत्थर है प्रारंभिक शिक्षा को लेकर। तो आइए बात करते हैं साथियों 7 अध्यायों की और उनसे संबंधित धाराओं की। पहले अध्याय की बात करें जिसका नाम है प्रारंभिक। क्या नाम है? प्रारंभिक। इस पहले अध्याय में संपूर्ण अधिनियम में, एक्ट में जितने नाम हैं उनके संक्षिप्त नाम को एब्रीविएशन के बारे में है, विस्तार है और परिभाषाओं का वर्णन किया गया है धारा 1 में। उसके बाद
धारा 1 और धारा 2 दोनों धाराएं यहां पर हैं। उसके अलावा बात करें अध्याय 2 की, तो अध्याय 2 जो है उसका शीर्षक है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नामक अध्याय 2 में धारा 3 है। इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है इसकी सुनिश्चितता की गई है धारा 3 के द्वारा। चौथे में धारा 4 में क्या है, प्रवेश नहीं दिए गए बालकों के बारे में सिफारिशें हैं कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे पूरी होगी, इसके बारे में अनुबंध है। धारा 5 में क्या है, अन्य विद्यालयों से स्थानांतरण करके जो आते हैं उन बच्चों को एडमिशन देने का अधिकार है। देखो यहां पर क्या है, सत्र पर्यंत मतलब वर्ष पर्यंत पूरे साल भर किसी भी स्कूल से बच्चे ने टीसी कटा ली तो वो देश के किसी भी कोने में किसी भी कक्षा 1 से लेकर 8 तक संचालित होने वाले विद्यालय में 12 महीने प्रवेश ले सकता है। अगर प्रवेश ले सकता है तो 12 ही महीने कभी भी वो टीसी भी कटवा सकता है, टीसी प्रमाण पत्र ले सकता है। उसके लिए कोई विद्यालय उसको मना नहीं करेगा, ये उसको अधिकार दिया गया है धारा 5 के तहत। अब आते हैं हम अध्याय 3 पर, जिसका शीर्षक है साथियों समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। देखो 3 चीजें हैं। समुचित सरकार का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये समुचित सरकार कहलाती है। स्थानीय प्राधिकारी का मतलब होता है जहां संस्था चल रही है वहां की लोकल बॉडी कौन सी है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, पंचायत है, नगर निगम है या कोई दूसरी अथॉरिटी है। और अधिकारी कौन कौन से हैं, वार्ड पार्षद हैं, सरपंच हैं, डीओ हैं, बीओ हैं, सीडीओ हैं, सीबीओ हैं, सीओ साहब हैं, ये सारे के सारे कहलाते हैं स्थानीय प्राधिकारी, जो संस्था से निकटतम जुड़े होते हैं। संस्था प्रधान से ही शुरू हो जाते हैं स्थानीय प्राधिकारी उच्च अधिकारी तक। तो इन तीनों के क्या क्या दायित्व हैं आरटीई 2009 में प्रारंभिक शिक्षा को लेकर। पहला बिंदु है धारा 6। धारा 6 में समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा विद्यालय खोलने की बात कही गई है कि स्थानीय प्राधिकारी और समुचित सरकार निकटतम बालकों की पहुंच के लिए, जहां बालक आसानी से पहुंच सकता है वहां निकटतम उसकी पहुंच में विद्यालय की स्थापना करेंगे, चाहे बालकों की संख्या कितनी भी हो। अर्थात एक छोटा सा समूह भी कहीं रहता है तो उससे निकटतम 1 किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक विद्यालय होगा और 2 किलोमीटर की दूरी में उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। इन विद्यालयों की व्यवस्था कौन कराएंगे, स्थानीय प्राधिकारी या फिर समुचित सरकार, ये इसकी ड्यूटी होगी। दूरी ध्यान रखना, 1 से लेकर 5 तक प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर में होंगे और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो है वो 2 किलोमीटर की दूरी में होंगे, जिसके चलते आपको ध्यान होगा पूरे राजस्थान में जगह जगह छोटी छोटी ढाणियों में स्कूल खोल दिए गए थे। फिर बीच में एक सरकार आई थी, उसने को वापस से ले लिया था। इन दिनों वर्तमान सरकार ने वापस उन स्कूलों को वापस संचालित कर दिया क्योंकि आरटीई के सिफारिशों का मसला था। अगला बिंदु है धारा 7। धारा 7 क्या है, यह केंद्र सरकार के दायित्वों की बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज हैं राज्य के साथ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। उसके अलावा अधिनियम के वित्तीय प्रावधानों की बात करता है कि अधिनियम को संचालित करने के लिए कहां से पैसा आएगा, कितना पैसा केंद्र सरकार का होगा, कितना पैसा राज्य सरकार का होगा, क्योंकि समवर्ती सूची का विषय है। तो कई मदों में पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आता है और जो अनुपात राज्य सरकार का है वो राज्य सरकार मिलाती है। दोनों के द्वारा बना हुआ जो एक अमाउंट होता है वो प्रारंभिक शिक्षा को संचालित करने में मदद करता है। तो इसके संबंधी कितना अनुपात होगा, कहां से कितना आएगा, इन सबकी सिफारिशें साथियों धारा 7 में। बात करते हैं आर्टिकल 8 की, धारा 8 की, जहां पर समुचित सरकार के दायित्व हैं और उसके अलावा समुचित सरकार के दायित्वों के अलावा अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। अगर आपसे पूछे कि आरटीई को अनिवार्य शिक्षा का सिफारिश किस धारा में की गई है तो धारा होगी 8। शिक्षा की अनिवार्यता की बात यहां पर की गई है। धारा 9 की बात करें, स्थानीय प्राधिकारियों के दायित्व यहां पर हैं, कर्तव्य हैं। स्थानीय प्राधिकारी का मतलब हो गया संस्था प्रधान के बाद डीओ, बीओ, सीओ, सीडीओ, सीबीओ, जितने भी उच्चाधिकारी हैं वो सारे के सारे उनके क्या ड्यूटीज है वो यहां पर धारा 9 में लिखी हुई है। बात करें साथियों धारा 10 की, आर्टिकल 10 की, तो माता पिता और संरक्षक के क्या कर्तव्य हैं 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों के लिए। यहां पर पहली ड्यूटी यह है कि कोई भी माता पिता या संरक्षक या पाल्य जिसके पास 6 से 14 आयु वर्ग का कोई बालक पल रहा है, बढ़ रहा है, तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाने की जिम्मेदारी उसके माता पिता की या फिर संरक्षक की है। किसके तहत, धारा 10 के तहत। बात करें धारा 11 की, आर्टिकल 11, यह कहता है साथियों समुचित सरकार के द्वारा विद्यालय पूर्व की शिक्षा की व्यवस्था करवाना। विद्यालय पूर्व की बात करें तो विद्यालय पूर्व में आंगनबाड़ी आता है, आंगनबाड़ी है,
उसको कई जगह बालवाड़ी भी कहा जाता है, आंगनबाड़ी है। उसके अलावा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का वर्तमान में एक संकल्पना आई है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ईसीसी की बात कर रहे थे हम एनसीएफ 2005 में। तो पूर्व प्राथमिक और ईसीसी की शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी, इसके लिए सिफारिश आपकी धारा 11 में। आपसे पूछे आंगनबाड़ी विद्यालयों को आजकल प्राथमिक विद्यालयों से जोड़ा जा रहा है और इसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मजबूती या दृढ़ता प्रदान की जा रही है, किस धारा में इस हेतु सिफारिश है? तो आंसर होगा आर्टिकल 11। बात करें साथियों आगे की धारा की, वो है हमारे अध्याय 4 में। तो अध्याय 4 का शीर्षक है विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, कि भाई विद्यालयों की क्या ड्यूटीज होगी और शिक्षकों की क्या ड्यूटीज होगी, उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी आरटीई के तहत प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने के लिए। तो इसके बारे में धारा 12 जो है 12 जो है आर्टिकल, उसमें विद्यालय के दायित्व हैं, विद्यालय के क्या क्या ड्यूटीज हैं, वो सारा का सारा इसमें वर्णित उपबंधों में लिखा हुआ है। इसमें से एक महत्वपूर्ण जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम कक्षा निजी विद्यालयों की प्राइवेट विद्यालयों की जो प्रथम कक्षा है, चाहे वो पहली हो, चाहे एलकेजी हो, चाहे यूकेजी हो, चाहे नर्सरी हो, जो प्रथम कक्षा है, शुरुआती कक्षा है, प्रारंभिक कक्षा है, उस कक्षा में जितना नामांकन है उसका 25% एडमिशन आरटीई के तहत होता है। मान लीजिए किसी स्कूल में 20 बच्चे हैं नर्सरी क्लास में प्रवेश लेने वाले, तो उन 20 का 25% मतलब हो गया आपका 5 बच्चों का एडमिशन होगा आरटीई के तहत। आरटीई के तहत एडमिशन का मतलब क्या हो गया, इन 25% बच्चों का संपूर्ण खर्चा जो है, क्या इनका संपूर्ण खर्च जो है वो सरकार वहन करेगी, ये है आरटीई का मतलब, सरकार वहन करेगी, ये है आरटीई एडमिशन का मतलब। एक ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है सरकार का आरटीई पोर्टल, उसमें जाके इन बच्चों का पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, एडमिशन की एक पूरी प्रक्रिया है, हर साल विज्ञप्ति निकलती है, संबंधित शर्तें प्रकाशित होती हैं, सरकार निर्धारित करती है उनको और उनके तहत बच्चों का एडमिशन होता है। जो बच्चे आरटीई के तहत एडमिशन ले लेते हैं वो प्रारंभिक कक्षा मतलब प्रथम कक्षा से लेकर कक्षा 8 तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक संपूर्ण खर्चा उनका, उनके स्टेशनरी का, उनके बैग्स का, शूज का, उनकी स्कूल फी का, कंप्यूटर फी का, जो भी स्कूल में फीस लगती है उनका पूरा का पूरा खर्चा सरकार उन बच्चों को देती है, स्कूल्स के माध्यम से या फिर चेक्स के माध्यम से सीधे बच्चों को भी ये पैसा दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में स्कूल के माध्यम से ही ये पैसा दिया जाता है। ये सब वर्णित है साथियों धारा 12 में। बात करें आर्टिकल 13 की, धारा 13 की, जो बात करती है कि प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, शिक्षण शुल्क किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए किसी भी राजकीय विद्यालय में। निजी विद्यालयों में कोई शुल्क होगा तो वो राज्य सरकार की अनुमति से, राज्य सरकार की सलाह से, राज्य सरकार की निगरानी में वो तय करेगी, किसी भी प्रकार का शुल्क उसके निगरानी के बिना नहीं लिया जा सकता है। अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक, अर्थात अनुवीक्षण का मतलब होता है प्रवेश की प्रक्रिया। कई स्कूल हैं जहां पर बच्चों के एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती है, टेस्ट लिए जाते हैं, इंटरव्यू लिए जाते हैं। तो ये आर्टिकल 13 कहता है कि प्रवेश के नाम पे किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट, परीक्षा, साक्षात्कार आयोजन नहीं किया जाएगा। अगर करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, सरकार उसको जुर्माना लगा देगी आरटीई के तहत। अगला है धारा 14, धारा 14 क्या कहती है, आयु संबंधी प्रावधान है इसमें। आयु संबंधी प्रावधान का मतलब कितने वर्ष का बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा, उसके एडमिशन लेने के लिए जो आयु को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज हैं वो कौन कौन से दस्तावेज होंगे, इन सबका वर्णन है धारा 14 में। इसके अलावा एक और यहां पर वर्णन है कि प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित कक्षाओं में आयु का प्रमाण पत्र बच्चे के पास हो या नहीं हो, इस दस्तावेज के अभाव में भी आप बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। अर्थात कोई डॉक्यूमेंट हैं तो वेल एंड बेस्ट, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप उसको एडमिशन देंगे ही देंगे, उसको मना नहीं कर सकते दस्तावेज के अभाव में। उसके बाद धारा 15, धारा 15 क्या कहती है कि पूरे वर्ष पर्यंत शैक्षिक सत्र के दौरान कभी भी कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा में एडमिशन ले सकता है, उसको मना नहीं किया जा सकता प्रवेश देने से। फिर है धारा 16, प्रारंभिक शिक्षा अवरोध वाली नहीं होनी चाहिए, बिना अवरोध के ये पूरी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी। कोई डिटेंशन प्रारंभिक शिक्षा में नहीं होना चाहिए, अर्थात बच्चों को फेल नहीं करना। कक्षा 1 से लेकर 8 तक बच्चों को ऑटोमेटिकली नवीन दक्षताओं का विकास करते हुए उनको आगे बढ़ाना है, फेल नहीं करना, क्योंकि फेल करने से बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में अवरोध पैदा होते हैं
और अवरोध पैदा हो जाने से बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं करता। इसीलिए अवरोधों को हटा दिया गया है, फेल पास के कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया गया है, ताकि बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध के हिंदुस्तान का प्रत्येक बच्चा, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म, समुदाय, जाति का हो, किसी भी स्थिति से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी जगह रहता हो, इंटीरियर में कहीं रहता हो, जंगल में कहीं रहता हो, वो भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध के अपनी पूरी अधिकार के साथ, फंडामेंटल राइट के साथ प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करे। इसके बारे में प्रावधान है धारा 16 में। लेकिन 1 अप्रैल 2010 को जब इसको लागू किया गया था, उसके बाद आगे चल के सरकारें बदली और कई सारे लोगों के द्वारा एक बात उठाई गई कि साहब बच्चों को फेल नहीं करने से बच्चे जो है वो सीरियस नहीं हो रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और गुणवत्ता में इससे नुकसान हो रहा है, गुणवत्ता बिगड़ रही है। तो फिर इस आर्टिकल पर फिर से एक अमेंडमेंट आया, एक संशोधन आया और संशोधन के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को छूट दे दी, संगठनों को छूट दे दी है कि आप चाहो तो धारा 16 में फेल नहीं करने का जो वर्णन है इसको मान सकते हो, चाहो तो नहीं मानो। अर्थात आप चाहो तो बच्चों को फेल भी कर सकते हो और चाहो तो फेल मत करो, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इसके लिए फ्री कर दिया है। इस आदेश के तहत, इस संशोधन के तहत एक संगठन है केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बच्चों को फेल करना चालू किया है इस संशोधन के तहत। कुछ राज्य हैं जहां पर बच्चों को फेल करने का प्रावधान है, बाकी आज भी मोस्ट ऑफ द कंट्री बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा है, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी है प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करने की। ठीक है साथियों, और एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, एक बड़ा समूह कहता है कि बच्चों को फेल नहीं करने से गुणवत्ता खराब हो रही है, लेकिन मैं इसके बिल्कुल विपरीत हूं। बच्चों को फेल पास का भय दिखाकर, परीक्षा का डर दिखाकर अगर पढ़ने की स्थिति हो रही है तो कहीं ना कहीं संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था, संपूर्ण शिक्षक समुदाय के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका मतलब परीक्षा के भय से बच्चे पढ़ रहे हैं। हम शिक्षा प्रणाली को ऐसी बनाए जहां परीक्षा के भय के बिना भी बच्चे पढ़े, रुचि आधारित हो, गतिविधि आधारित हो, बच्चों के अधिगम स्तर को ध्यान रख के पढ़ाया जाए। हम इस तरह की चीजें रचें स्कूलों में कि परीक्षा के भय की आवश्यकता ही नहीं हो, उसके बिना भी बच्चा सीखे और लगातार अधिगम स्तरों को पूरा करते हुए प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करे। इसीलिए फेल होना या नहीं होना गुणवत्ता के साथ सीधा संबंध नहीं रखता है, मेरा ऐसा मानना है साथियों। आगे चलें, धारा 17, याद रखिए धारा 17 खतरा है। क्या है साहब, याद रखना, धारा 17 खतरा है। खतरा कैसे? अगर किसी भी बच्चे को शारीरिक, मानसिक या किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया गया तो यह कानूनी अपराध है। आर्टिकल 17 के तहत आपको सजा या जुर्माना हो सकता है। किसी बच्चे को आज के बाद पनिशमेंट नहीं देना, शारीरिक तो दूर मानसिक भी प्रताड़ित आप नहीं कर सकते, करना भी नहीं है। धारा 18 क्या कहती है कि बिना मान्यता के कोई निजी विद्यालय संचालित नहीं होगा जब तक पूरी प्रक्रिया करके मान्यता उसको संबंधित उच्चाधिकारी से या विभाग से नहीं मिल जाती है तब तक। अगर कोई विद्यालय बिना मान्यता के संचालित होता है और उसका पता चल जाता है तो उसका पता चलते 1 लाख रुपए का जुर्माना उसके ऊपर होता है और उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि आगे आपको संचालित नहीं करना है। अगर फिर भी वह संचालित करता है मना करने के बाद भी, तो 1 दिन के 10,000 रुपए के हिसाब से उसके प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाता है। शुरू में 1 लाख रुपए का जुर्माना तो उसको हो ही जाता है अगर वह बिना मान्यता संचालित करता है तो साथियों ये हो गया, बिना मान्यता विद्यालय संचालित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद धारा 19 है विद्यालय के मान और मानक, अर्थात विद्यालय कैसा होना चाहिए, किस तरह से ग्राउंड होना चाहिए, कैसे कमरे होने चाहिए, विद्यालय के क्या स्टैंडर्ड है, ये सारा का सारा आपका धारा 19 में है, जिसको अनुसूची में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया है? अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे अलग से। अनुसूची 1। धारा 20 में अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति है। अनुसूची का मतलब आगे हम पढ़ेंगे, उसमें संशोधन करने की अनुमति है। किसके तहत? धारा 20 के तहत। बात करें धारा 21 की, आर्टिकल 21 की, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ये एसएमसी की बात करती है। हमने एनसीएफ में पढ़ा था कि समुदाय को विद्यालय के करीब लाया जाए, समुदाय को, समाज को विद्यालय का हिस्सा बनाया जाए। इसके लिए आरटीई की 21 में एक सिफारिश की है कि हर स्कूल में एक एसएमसी का निर्माण होगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है ये संपूर्ण विद्यालय के संचालन में मुख्य भूमिका निभाएगी। संपूर्ण वित्तीय लेन देन का काम किसका होगा? एसएमसी का होगा। तो क्या काम हो गया इसका? संचालन का काम हो गया, वित्तीय लेन देन का इसका काम हो गया, ठीक है। उसके अलावा
इसका काम और क्या क्या है, संसाधनों को जुटाना है, समुदाय को विद्यालय के निकट लेकर आना है। इन सारे कार्यों को पूरा करने के लिए एसएमसी का गठन किया गया है। एसएमसी का अध्यक्ष जो है वो कोई ना कोई अभिभावक होगा, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स में से एक होगा। सारे बच्चे जिनके पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स को, स्कूल के टीचर्स को और वहां के कम्युनिटी के समस्त जनप्रतिनिधियों को मिलाकर एक साधारण सभा का गठन होता है। किसका? साधारण सभा का गठन होता है। उस साधारण सभा में से 15 सदस्यों को चुना जाता है, मनोनयन किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, कुछ का चुनाव किया जाता है। और मनोनयन और चुनाव और पदेन तीनों प्रक्रिया से 15 सदस्य निर्धारित किए जाते हैं। और ये 15 सदस्य जो हैं ये कार्यकारी समिति होती हैं। एक हो गई साधारण सभा, वो मिलकर बनाती है कार्यकारिणी समिति 15 सदस्यों वाली। इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होगा? अभिभावक होगा। और इसका सचिव होगा संस्था प्रधान, जो पदेन होता है। संस्था में जो भी हेड है वो इसका सचिव होता है एसएमसी का। संपूर्ण सदस्यों में से 50% महिलाएं होंगी और 75% अभिभावक होंगे, ऐसा नियम है एसएमसी का। तो ये कुछ बिंदु हैं जो मैंने आपको बताया, यहां इनको समझना और याद करना आवश्यक है। चलते हैं धारा 22 की ओर। साथियों, धारा 22 क्या कहती है कि विद्यालय को हर शैक्षिक क्षेत्र में एक योजना का निर्माण करना है कि मैं इस एकेडमिक ईयर में क्या क्या काम करने वाला हूं बच्चों के हित के लिए, विद्यालय के विकास के लिए। धारा 23 क्या कहती है? शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता परीक्षा होनी चाहिए। आप जो रीट का एग्जाम फाइट कर रहे हो, इसकी तैयारी कर रहे हो, आपने सीटेट पास किया हुआ है, ये सीटेट और रीट जो है धारा 23 के चलते हैं। याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। आपसे सीधा पूछ सकता है कि रीट का एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता है ये एक शिक्षक की न्यूनतम अर्हता को सुनिश्चित करने के लिए लिया जाता है। आरटीई की कौन सी धारा में एक शिक्षक की न्यूनतम अर्हता निर्धारण की सिफारिश की गई है? तो आंसर होगा आर्टिकल 23। ये कहता है कि प्रत्येक शिक्षक जो विद्यालय में जाएगा एटलीस्ट वो न्यूनतम एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके आएगा, न्यूनतम अर्हता उसमें होगी, न्यूनतम अंक उसने लिए होंगे, तो ही वो प्रारंभिक कक्षाओं में घुस सकता है, वरना उसमें जाने की अनुमति उसको नहीं है। ये समस्त राजकीय विद्यालयों पर यह पॉलिसी लागू है। आने वाले समय में निजी विद्यालयों पर भी यह पॉलिसी लागू हो जाएगी। उनको भी रीट, शीटेट या आरटेट पास करना होगा, वरना प्रारंभिक कक्षाओं को वो नहीं पढ़ा सकते। ये मेन चीज है। उसके अलावा अब जो एनईपी आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, इसमें सेकंड ग्रेड के लिए व्याख्याताओं के लिए भी न्यूनतम अर्हता परीक्षा की सिफारिश की गई है। तो अभी तो लेवल 1 और 2 के लिए जरूरी है, आने वाले समय में सेकंड ग्रेड व्याख्याताओं के लिए भी इस तरह की न्यूनतम एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रावधान होने वाला है। और अभी इस सत्र में तो सरकार ने जितने सिलेक्शन होने हैं टीचर्स के उसको 90-10 का रेशियो बना दिया है, अर्थात 90% जो अंक होंगे वो होंगे आपके इस न्यूनतम अर्हता टेस्ट के और 10% अंक होंगे आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के। दोनों से मिलाकर आपका चयन किया जाएगा शिक्षक भर्ती के लिए, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। तो ये सब क्यों हो रहा है? धारा 23 के चलते। आगे है साथियों धारा 24, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में पूरा एक्ट नहीं है, आपके सिलेबस में केवल आरटीई में शिक्षकों के दायित्व हैं। लेकिन मैंने पूरा आपको समझाया है ताकि कॉन्सेप्ट आपका मजबूत बने और कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। अदरवाइज आपके सिलेबस में केवल शिक्षकों के कर्तव्य ही हैं। तो शिक्षक के क्या क्या ड्यूटीज होती हैं आरटी के अनुसार, उसको समझते हैं साथियों। इसमें पहला बिंदु है कि शिक्षक विद्यालय में समय पर प्रतिदिन उपस्थित होना आवश्यक है। दूसरी चीज, नियत समय पर पाठ्यक्रम संचालित करेगा और पूरा करेगा, मतलब नियत समय पर निर्धारित समय पर सिलेबस पूरा करेगा, उसका एग्जाम भी लेगा। बालकों को संपूर्ण पाठ्यक्रम की परिलब्धि कराना, मतलब पूरा करवाना, प्लस बालकों में वो समझ जाए, सीख जाए, इसकी सुनिश्चितता करना। बालक की शिक्षा ग्रहण करने की योग्यताओं का आकलन करना एवं उनके उसके अनुरूप आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पठन पाठन की व्यवस्था करना, मतलब तय समय में सिलेबस पूरा करना, उसका आकलन मूल्यांकन करना और बालक उसको सीखे कि नहीं सीखे इसके लिए आकलन करना। और अगर कहीं आवश्यकता लगे कि नहीं सीखे हैं, अतिरिक्त आवश्यकता की मदद की जरूरत है, तो अतिरिक्त उनको मदद करेगा, आवश्यकता की पूर्ति करेगा, ताकि हर बालक प्रारंभिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण
प्राप्त कर सके, ये किसकी ड्यूटी है साथियों? शिक्षक की ड्यूटी है, याद रखिएगा। उसके बाद है अभिभावकों के साथ नियमित बैठकों का आयोजन करेगा कौन? शिक्षक, तथा उन्हें छात्रों की क्षमताओं, उपस्थिति में अनियमितता तथा बालकों की प्रगति के संगत जानकारी देगा। बालकों की प्रोग्रेस को शेयर करेगा शिक्षक टीचर्स के साथ में कि आपका मोहनलाल देखो इस स्थिति पे है, आपकी गीता और सीता इस स्थिति पर है। ये किसकी ड्यूटी है साथियों? ये शिक्षक की ड्यूटीज हैं, याद रखिएगा। एक जमाना था जब बच्चों को पढ़ाना शिक्षक का नैतिक कर्तव्य हुआ करता था। आगे चल के जब संविधान में इसका वर्णन हुआ तो ये संवैधानिक दायित्व हो गया, लेकिन 1 अप्रैल 2010 के बाद एक शिक्षक का कानूनी दायित्व है बच्चों के विकास के लिए काम करना, बच्चों को पढ़ाना, उनको शिक्षा देना। और जो कानूनी दायित्व होता है उसके उल्लंघन पर, उसको नहीं किए जाने पर सजा का प्रावधान होता है। न्यायपालिका उसका पालन करवाती है। तो याद रखिए, बच्चों को पढ़ाना और सिखाना अब आपकी कानूनी ड्यूटी है। संवैधानिक और नैतिक नहीं है, नैतिक भी है, संवैधानिक भी है, लेकिन उनसे ऊपर कानूनी जिम्मेदारी बन गई है इन सबको पूरा करना। उसके बाद बात करें धारा 25 की, तो साथियों धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात है कि एक कक्षा में कितने छात्रों पर कितने शिक्षक को लगाया जाएगा, यह भी अनुसूची का विषय है। हम आगे बात करेंगे अनुसूची में कि कितनी संख्या पर कितने छात्र होने चाहिए, कितने शिक्षक होने चाहिए। नंबर 26 है रिक्तियों को भरा जाना कि आरटीई लागू होने के बाद तुरंत जितने पद खाली हैं शिक्षकों के उनको पूरा किया जाएगा। आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से प्रारंभिक शिक्षा में जो ही पद खाली होते हैं तुरंत रीट की वैकेंसी निकलती है और शिक्षकों को भरा जाता है। जितने खाली होते हैं सारे के सारे पोस्टें भर दी जाती हैं, फिर वापस से खाली होती है, फिर से भर दी जाती हैं। आरटीई लागू होने से पहले बहुत अधिक संख्या में पद खाली रहा करते थे क्योंकि वित्तीय प्रावधान नहीं थे, कानून का कोई डंडा नहीं था सरकार के ऊपर। लेकिन अब जब से आरटीई आया है तो मोस्ट प्रोबेबली प्रारंभिक शिक्षा के पद ज्यादा खाली नहीं रहते हैं, जो ही खाली होते हैं तुरंत वैकेंसी निकलती है, उनको फिल कर दिया जाता है। धारा 27 क्या कहती है? गैर शैक्षिक परियोजनाओं के लिए शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। एक सोसाइटी में या ब्यूरोक्रेट्स में धारणा है कि शिक्षक जो हर काम को जिम्मेदारी से करता है, पूरी तन्मयता से करता है, कोई गलती नहीं करता, इसलिए जो भी काम आता है किसी योजना का, सरकारी योजना का, तुरंत शिक्षक के ऊपर लाद दिया जाता है। ऐसा करने से शिक्षक एक समय में एक ही काम कर पाता है तो बालकों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, प्रारंभिक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए सरकार ने इस अधिनियम में तय कर दिया कि भाई सरकार हो चाहे कोई भी स्थानीय प्राधिकारी हो, कोई भी सिस्टम हो, शिक्षकों से केवल 3 तरह के कार्य करवाएगा। कौन कौन से? जनगणना जो हर 10 वर्ष में होती हैं, दूसरा आपदा राहत कार्य, जैसे भी कोरोना आया, एक एपिडेमिक था, महामारी थी, ऐसी कोई आपदा आई तब, उसके अलावा चुनाव कार्य। इन तीनों कार्यों के अलावा कोई भी कार्य शिक्षक से नहीं करवाया जा सकता। ये तीनों कार्य क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के हैं, बहुत अधिक संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, इसलिए बिना शिक्षक के इन कार्यों को किया जाना संभव नहीं है। इसलिए इनमें तो शिक्षक की ड्यूटी लगेगी, इसके अलावा किसी भी कार्य में शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, ऐसा कहता है धारा 27। धारा 28 क्या कहती है कि कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा है उन बच्चों को घर पर ट्यूशन के नाम पे और किसी नाम पे, कोचिंग के नाम पे उनको नहीं पढ़ाएगा। अगर ऐसा करता है तो यह कानूनी रूप से जुर्म की श्रेणी में आता है साथियों। अब बात करते हैं अध्याय 5 की। अध्याय 5 में दिया हुआ है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा करने के बारे में, इसका टाइटल है। तो देखो क्या है, धारा 29 यहां पर है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। धारा 29 क्या कहती है कि पाठ्यक्रम किस प्रकार का होगा, प्रारंभिक शिक्षा का कौन बनाएगा, उच्च प्राथमिकता कौन बनाएगा, किस किस तरह से उसको पूरा किया जाएगा, कितने उसमें एकेडमिक एक सेशन में कितने कार्य दिवस होंगे, कब मूल्यांकन होगा, इन सारी बातों को तय करने की जिम्मेदारी होगी। राज्य स्तर पर एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसको बोलते हैं, हमारे राजस्थान में SCERT है, SCERT है जो NCERT की तर्ज पर बना हुआ है। SCERT उदयपुर जो है, ये SCERT उदयपुर ये हमारे RTE की नोडल एजेंसी है। क्या है? नोडल एजेंसी है RTE की, SCERT उदयपुर। वो पाठ्यक्रमों को निर्धारण करेगी, मूल्यांकन की प्रक्रिया को तय करेगी, ऐसी सिफारिशें हैं धारा 29 में। धारा 30 में है साथियों परीक्षा और प्रमाण पत्र देने को लेकर कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद कोई भी सरकार किसी भी अथॉरिटी के माध्यम से एक सर्टिफिकेट बच्चे को देगी और वो सर्टिफिकेट ये तय करेगा कि इस बच्चे ने प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है। तो 8वीं कक्षा पास करने के बाद पहले डाइट के माध्यम से एग्जाम करवाया जाता था,
लेकिन आजकल वह एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो है ये इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, 8वीं के एग्जाम को, और उसको एक सर्टिफिकेट देता है प्रत्येक बच्चे को, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कि अमुक बालक ने प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये सर्टिफिकेट बच्चे को देता है, अर्थात ये सर्टिफिकेट काम आएगा पूरी दुनिया में, पूरे देश में उस बच्चे के लिए। तो ये सिफारिश है धारा 30 के तहत। अंतिम सेकंड लास्ट अध्याय की बात करें साथियों, बालकों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में, कि बालकों को जो अधिकार दिए गए हैं इनका संरक्षण कैसे होगा, इसके लिए क्या प्रावधान है। तो धारा 31 जो है बालकों की प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने की मॉनिटरिंग करने की बात करता है। हर जिले पर एक आरटी अधिकारी बिठाया जाता है जो प्रारंभिक शिक्षा डीओ के साथ बैठता है, पूरे जिले की आरटीई की मॉनिटरिंग करता है कि कहीं भी बालकों की प्रारंभिक शिक्षा के को लेकर कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है, कोई असुविधा तो बच्चों को नहीं हो रही है। धारा 32 जो है वो कहता है कि बालकों की कोई भी शिकायतें हैं इन शिकायतों को दूर करेंगे, अर्थात बालक जो 6 से 14 आयु वर्ग का है उसको प्रारंभिक शिक्षा में कहीं भी कोई असुविधा हो रही है, दिक्कत आ रही है, कोई शिकायत है, तो उसकी शिकायत को निर्धारित समय में पूरा करना होता है, दूर करना होता है और उसकी सूचना बालक को वापस देनी होती है। यह है आरटी की धारा 32 के अंदर। धारा 33 क्या कहती है? एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग बनाया गया था ऑलरेडी, उस राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के साथ कोलिब्रेट करके इसको आरटीई के अंडर में लाया गया है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर बालकों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर जो गतिविधियां हो रही हैं, जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो आरटीई के साथ कोलिब्रेट होकर उनको आगे संचालित किया जाए। ऐसे ही धारा 34 में राज्य बाल संरक्षण आयोग जो था उसको कोलिब्रेट करके राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जो जयपुर में संचालित है, ये आपके दिल्ली में संचालित है, ये भी आरटी के दायरे में आती है, आरटी के तहत इनको आगे बढ़ाया जाता है। और आरटी का अंतिम अध्याय है साथियों प्रकीर्ण। प्रकीर्ण जो है इसमें 3 धाराएं हैं, 4 धाराएं हैं 35 से लेकर 38 तक। धारा 35 क्या कहती हैं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार या जो नोडल एजेंसी है आरटी की, वो निर्देश जारी करेगी, इसकी शक्ति उसको धारा 35 के तहत दी गई है, आरटी से संबंधित निर्देश। अभियोजन के लिए मंजूरी, अगर किसी भी शिक्षक के लिए कोई अभियोजन चलता है, उसको कोई कानूनी कार्रवाई होती है, तो उस कानूनी कार्रवाई को बिना उच्च अधिकारी की मंजूरी के, बिना शिक्षक की सूचना के उसको उसके साथ पारित नहीं किया जा सकता, उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। धारा 37 क्या कहती है कि किसी भी शिक्षक पर कोई कार्रवाई होती है तो सद्भावना पूर्वक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि द्वेषता निकालने के लिए आरटी का मिसयूज किया जाए, शिक्षक को प्रताड़ित करने के लिए इसका मिसयूज किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंतिम है साथियों धारा 38। धारा 38 क्या कहती है कि समुचित सरकार अर्थात राज्य सरकार जो है इसको नियम बनाने की शक्ति है आरटी के बारे में। ये एक आरटी का मूल एक्ट है जो केंद्र सरकार ने संपूर्ण राष्ट्र के लिए बना दिया है। अब धारा 38 का प्रयोग करके हर राज्य अपने अपने राज्य में इसके समान कुछ नियम जारी करेगा, एक नया एक्ट बनाएगा या फिर कुछ ना कुछ सिफारिशें तय करेगा, जिसमें थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है स्थानीय परिवेश के हिसाब से, स्थानीय भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से, शैक्षिक परिदृश्यों के हिसाब से। तो साथियों राजस्थान में भी धारा 38 में दी हुई शक्तियों का प्रयोग करके एक राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 पारित किया गया है, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो ये हुई 7 अध्यायों में वर्णित 38 धाराएं जो बालकों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक अधिकार प्रदान करती हैं, सभी के लिए मापदंड और दायरे तय करती हैं और कानूनी परिप्रेक्ष्य का निर्माण करती हैं साथियों। अब इन 38 धाराओं के बाद 7 अध्यायों के बाद एक अनुसूची भी यहां पर वर्णित है। अनुसूची क्या है उसको समझते हैं। अनुसूची मतलब बाद में जोड़ी गई सूची। 7 अध्याय हो गए, धाराएं पूरी हो गई, फिर उसको जोड़ा गया है बाद में, इसलिए अनुसूची 1। अगर आगे एक अनुसूची और जोड़ी गई तो अनुसूची 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, लेकिन अभी तक अनुसूची 1 ही जोड़ी गई है। इस अनुसूची में 2 धाराओं को विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। पहली धारा है साथियों 19 जो विद्यालय के मान और मानक की बात करती है, और दूसरी धारा है 25 जो छात्र शिक्षक अनुपात की बात करती है। याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आरटी में कौन कौन सी धाराएं संबंध रखती हैं, अनुसूची में से संबंधित कौन कौन सी धाराएं हैं।
तो अनुसूची से संबंधित धारा 25 की बात करें, जिसमें छात्र शिक्षक अनुपात की बात की गई है। साथियों, छात्र शिक्षक अनुपात को दो वर्ग में हम समझेंगे। प्रारंभिक शिक्षा के दो स्तर हैं, प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा। दोनों मिलकर प्रारंभिक शिक्षा बनाती हैं। प्राथमिक कक्षा 1 से लेकर 5 तक होती हैं और उच्च प्राथमिक 6 से लेकर 8 तक होती हैं। दोनों मिलकर कक्षा 1 से लेकर 8 तक, 6 से लेकर 14 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है। तो छात्र शिक्षक अनुपात में जो पहला स्तर है प्राथमिक शिक्षा का, जिसको कक्षा 1 से 5 तक कहते हैं, यहां पर छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा, ध्यान से समझिए। हमेशा यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आरटीई का, वेरी इंपॉर्टेंट, अनुसूची में से हमेशा क्वेश्चन बनता है। 30 छात्रों तक एक शिक्षक होगा, अर्थात अनुपात क्या हो गया, 30:1 हो गया कक्षा 1 से लेके 5 या फिर प्राथमिक शिक्षा में। 30 का मतलब भले 2 बच्चे भी हैं, 1 भी हैं, तो भी एक शिक्षक तो होगा। मतलब 30 बच्चों तक, अगर 30 से ऊपर संख्या निकलती है अर्थात 31 से, तो 31 से लेके 60 तक अगर किसी स्कूल में बच्चे हैं 1 से लेके 5 में, तो उसमें 2 शिक्षक होना अनिवार्य है। 60 के ऊपर 1 भी बढ़ जाता है, अर्थात 61 से लेके 90 तक अगर छात्र संख्या है तो 3 शिक्षक वहां पर होंगे अनिवार्य रूप से। 90 के ऊपर 91 से लेके 120 तक कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहां तक आप क्या देख रहे हैं, यहां तक अनुपात चल रहा है 30:1, मतलब 30 बच्चों पर एक शिक्षक लगाया जाएगा। आरटीई के ऐसे मापदंड हैं कक्षा 1 से लेके 5 तक। अब देखो, अगर छात्र संख्या 121 से लेके 200 पहुंच जाती है, तो क्योंकि बच्चे ज्यादा हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो अनुपात है इसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है कि यहां पर 200 बच्चे होने पर शिक्षक हो गए 5। क्यों हो गए 5? क्योंकि 40:1 यहां पर बन जाता है, थोड़ा सा यहां परिवर्तन आ जाता है। उसके अलावा एक संस्था प्रधान भी यहां पर आ जाता है 121 से लेके 200 में। संस्था प्रधान कब आएगा? जब 1 से लेके 5 तक के बच्चों की संख्या 150 से अधिक हो जाती है, तो एक पूर्णकालिक संस्था प्रधान उस संस्था में नियुक्त किया जाएगा जो सेकंड ग्रेड का शिक्षक होगा। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में 1 से लेकर 5 में संस्था प्रधान कब नियुक्त होगा? तो 150 से ज्यादा छात्र संख्या होगी तो सेकंड ग्रेड का पूर्णकालिक संस्था प्रधान यहां पर लगाया जाएगा। ठीक, अगर छात्र संख्या 200 से ज्यादा हो जाती है तो जो 30:1 था वो बदलकर 40:1 हो जाता है, अर्थात 40 बच्चों पर एक शिक्षक लगाया जाएगा। साथियों, ये हैं छात्र शिक्षक अनुपात जो आरटीई की धारा 25 में वर्णित हैं, जहां पर हमने 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं को लेकर समझ बनाने की कोशिश की। चलते हैं अगले स्तर पर जो होगा 6 से लेकर 8 तक। तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों में क्या स्थिति होगी? देखो, यहां पर 3 कक्षाएं हैं, 6, 7 और 8। प्रत्येक कक्षा के लिए न्यूनतम एक शिक्षक का होना अनिवार्य है, अर्थात 3 शिक्षक हो गए, 3 छठी के लिए 1, 7वीं के लिए 1, 8वीं के लिए 1। भले ही बच्चे 2 हों, 3 बच्चे हों, एक 6 में हो, एक 7 में हो, एक 8 में हो, 3 बच्चे भी हैं तो भी 3 शिक्षक होना अनिवार्य है। न्यूनतम 3 शिक्षक होंगे ही होंगे, जहां 6 से लेकर 8 संचालित हैं। ज्यादा के लिए फिर अनुपात है, लेकिन न्यूनतम इतने तो होंगे ही सही। अब ये जो 3 होंगे, ये 3 कैसे होंगे? क्योंकि 6 से लेके 8 में जो विषय हैं वो चालू हो जाते हैं और विषय जो है वो थोड़ा स्पेशलिटी लेने लगते हैं, उसमें विषय का नेचर आने लगता है, गणित में गणित का नेचर आने लगता है, विज्ञान में विज्ञान का नेचर आने लगता है। तो ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो उस विषय का विद्वान हो, जिसने वो विषय पढ़ा हो, जिसके एकेडमिक सीखने सिखाने के दौरान वो विषय रहा हो। तो 3 शिक्षक जो है वो कैसे होंगे? उन 3 शिक्षक में से एक शिक्षक होगा जो सामाजिक अध्ययन का होगा, अर्थात जो आर्ट्स जिसके बीए में होगी वो सामाजिक अध्ययन का शिक्षक बनेगा। एक शिक्षक होगा वो गणित और विज्ञान दोनों के लिए होगा। एक शिक्षक होगा जो लैंग्वेज के लिए होगा, हिंदी के लिए भी वही है, संस्कृत के लिए वही है, इंग्लिश के लिए भी वही है। अर्थात ये संरचना हो गई आपके लेवल 2 की। किसकी हो गई? लेवल 2 जिसकी बात करते हैं ना, वो हो गया। तो लेवल 2 में जो विषय बने हुए हैं आप याद करो, जो आर्ट्स वाले हैं उनको हम सामान्य क्या बनाते हैं, जिनके इंग्लिश है उनको लैंग्वेज का बनाते हैं। साइंस मैथ्स वाले होते हैं, उनका पेपर भी रीट के एग्जाम में थोड़ा अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको लेवल 2 के शिक्षक बनने हैं और इस अनुपात में ही उनकी नियुक्ति स्कूलों में जाकर होती है। साथियों, अब अगर संख्या बढ़ जाती है
उस केस में क्या होगा, अगर संख्या जो है बढ़ जाती है अर्थात 100 से ऊपर हो जाती है तो छात्र संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, 35:1 हो जाएगा। मतलब 35 बच्चों पर एक शिक्षक, 36 हो गए तो एक और शिक्षक, 70 से ऊपर हो गए तो एक और शिक्षक। पीछे प्राथमिक में था 30:1, यहां क्या है 35:1। 200 से ज्यादा हो गया तो वहां 40:1 था, यहां 35:1 है। अब उसके अलावा अगर छात्र संख्या कक्षा 6, 7, 8 में 100 से ज्यादा हो जाती हैं, हम प्राथमिक को नहीं जोड़ रहे, कक्षा 6, 7, 8 को जोड़ रहे हैं, 6 से लेकर 8 की बात कर रहे हैं, 100 से ज्यादा हो गए तो ये 3 शिक्षक तो होंगे ही होंगे, ये तो न्यूनतम है। लेकिन बच्चे 100 से ज्यादा हो गए तो ये और मिल जाएंगे स्कूल को, क्या एक पूर्णकालिक संस्था प्रदान मिल जाएगा। वो क्या होगा, वो भी सेकंड ग्रेड का होगा, जैसे पीछे हमने 150 बच्चों पर समझा था। तो प्राथमिक में तो 150 बच्चों पर हेडमास्टर होगा, संस्था प्रदान होगा, लेकिन उच्च प्राथमिक में 100 बच्चों पर ही होगा। 100 बच्चे कक्षा 6, 7, 8 में होने चाहिए। उसके अलावा क्या है, 3 अंशकालिक शिक्षक मिल जाएंगे। अंशकालिक मतलब कुछ समय के लिए, पार्ट टाइम। 3 होंगे, 3 में से एक शिक्षक होगा कला शिक्षा के लिए, दूसरा होगा स्वास्थ्य शिक्षा के लिए और एक होगा कार्य शिक्षा के लिए। यहां से भी अक्सर क्वेश्चन बनते हैं साथियों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है संपूर्ण अनुसूची का। एक बार फिर रिपीट करता हूं, उच्च प्राथमिक का मतलब कक्षा 6, 7, 8 होती हैं। 6, 7, 8 में जो अनुपात है छात्र शिक्षक का वो 35:1 है। बच्चे कितने भी हों, न्यूनतम 3 शिक्षक होने जरूरी है। मतलब प्रत्येक कक्षा के लिए कम से कम एक शिक्षक। ये 3 में से एक होगा सामाजिक अध्ययन वाला, एक होगा गणित विज्ञान वाला, एक होगा कोई भी लैंग्वेज वाला। अगर बच्चों की संख्या 100 से ऊपर चल जाती है तो एक संस्था प्रधान आ जाएगा और 3 अंशकालिक शिक्षक आ जाएंगे। तो साथियों ये हमने समझा प्राथमिक 1 से लेकर 5 में छात्र शिक्षक अनुपात, और यह हमने देखा 6 से लेकर 8 में छात्र शिक्षक अनुपात। अब बात करते हैं कि एक शैक्षणिक सत्र में, एकेडमिक ईयर में न्यूनतम कितने कार्य दिवस होने चाहिए, कितने शैक्षणिक घंटे होने चाहिए। 2 चीजें हैं, कार्य दिवस का मतलब वर्किंग डेज, छुट्टियां इसमें शामिल नहीं, कितने दिन स्कूल खुला, कितने दिन बच्चों की हाजिरी भरी, वो है कार्य दिवस। शिक्षण घंटे का मतलब होता है कालांश। कालांश जैसे ये 60 मिनट वाला घंटा नहीं है, कालांश 40 मिनट का हो सकता है, 30 मिनट का हो सकता है, 35 का हो सकता है, ये है शिक्षण घंटे। मतलब कालांश या पीरियड जो है वो है। अब यहां भी 2 चीजें हैं फिर से, कक्षा 1 से लेकर 5 तक पहला सेनेरियो, 6 से लेकर 8 तक दूसरा सेनेरियो। कक्षा 1 से लेकर 5 की बात करें तो एक शैक्षिक सत्र में न्यूनतम कार्य दिवसों की संख्या 200 होना अनिवार्य है, कई बार पूछा गया है। 1 से लेके 5 में न्यूनतम कार्य घंटे अर्थात कालांश पीरियड्स 800 होने चाहिए एक वर्ष में, एक शैक्षिक सत्र में न्यूनतम। ठीक, जो ही हम 6 से लेके 8 की बात करते हैं तो ये जो 200 थे ये बढ़कर हो जाएंगे 220। मतलब 220 कार्य दिवस न्यूनतम होना जरूरी है 6 से लेके 8 के लिए। अगर 20 वर्किंग डेज बढ़ गए तो उसी अनुपात में घंटे भी बढ़ जाएंगे, तो शिक्षण घंटों की संख्या हो जाएगी 1000। याद रखो यहां 200 से 220 हो गया, 20 बढ़ गए, उसी अनुपात में 800 से लेके 1000 हो गया। तो ये याद रखना है, एक शैक्षिक सत्र में न्यूनतम कार्य दिवस 1 से लेके 5 में होंगे 200, 6 से लेके 8 में होंगे 220। एक शैक्षिक सत्र में न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या 1 से लेके 5 में होंगी 800, 6 से लेके 8 में होंगी 1000। अब बात करते हैं साथियों कि प्रति सप्ताह एक वीक में एक शिक्षक के लिए न्यूनतम कितने कालांश होने चाहिए, कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह होने चाहिए। प्रति सप्ताह का मतलब हो गया एक सप्ताह में 6 दिन की अवधि में अगर बीच में छुट्टी आ जाती है तो उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो कार्य घंटे का मतलब वापस यहां भी कालांश है, ये होंगे 45। कई बार पूछा गया है, चाहे कक्षा 1 से लेके 5 हो तो भी 45, 6 से लेके 8 हो तो भी 45। 45 शैक्षणिक घंटे जो है, एजुकेशनल आवर्स जो है वो होने चाहिए पर वीक, पर सप्ताह एक शिक्षक के लिए न्यूनतम। क्लियर हुआ, ये शिक्षक के लिए है और ये बालकों के लिए है। अब आप पूछेंगे साहब उच्च प्राथमिक बढ़ाए क्यों नहीं, प्राथमिक में कम क्यों नहीं किए? क्योंकि भाई ये केवल शिक्षकों के लिए है। तो शिक्षक तो 1 से लेके 5 को पढ़ाने वाला लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का हो, वो तो वयस्क ही है ना। यहां पर कम क्यों किए? क्योंकि ये छोटा बालक है और ये बड़ा है, इसीलिए फर्क है, लेकिन ये शिक्षकों के लिए है।
ठीक है, ये शिक्षक और बालक दोनों के लिए है और ये केवल शिक्षकों के लिए है। इसलिए लेवल 1 वालों के लिए 1 से 5 के लिए भी 45 प्रति सप्ताह और लेवल 2 6 से लेकर 8 के लिए भी 45 प्रति सप्ताह। और इसमें तैयारी घंटे भी शामिल हैं। तैयारी घंटे का मतलब हो गया आप योजना बनाओगे, आप टीएलएम बनाओगे, सामग्री का निर्माण करोगे, वो तैयारी घंटे कहलाते हैं। वो भी इसमें शामिल हैं 45 में। इसमें आपको तैयारी भी करनी है और बच्चों को पढ़ाना भी है। तो साथियों ये हो गया धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर। अब धारा 19 की बात करते हैं। धारा 19 जो है वो विद्यालय के मानकों की बात करता है कि विद्यालय कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है विद्यालय भवन की, कि साहब विद्यालय भवन कैसा हो। तो विद्यालय भवन ऐसा हो जो सभी मौसम के अनुकूल हो। सभी मौसम के अनुकूल का मतलब मान लो चेरापूंजी की बात करूं, वहां पर वर्ष पर्यंत बरसात होती है, तो हमें नहीं पता बरसात होती कि नहीं होती है। अधिनियम कहता है कि तुम ऐसी बिल्डिंग बनाओ कि बरसात हो तो भी बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। हम राजस्थान की बात करें, सम तहसील रेगिस्तान के एरिया हैं जहां पर रेत के टीले यहां से यहां शिफ्ट हो जाते हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग गायब हो जाती हैं। अधिनियम कहता है हमें नहीं पता टीले शिफ्ट होते हैं, हम तो कहते हैं भवन ऐसा बनाओ जो हर मौसम के अनुकूल हो, पहली चीज। दूसरी चीज, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग पृथक बालिकाओं का अलग और बालकों का अलग क्रियाशील शौचालय होना चाहिए। मतलब चालू रनिंग कंडीशन में हो, पानी की टंकी हो। ऐसा नहीं है कि बस बना दिया और ताला लगा रखा है, ऐसा नहीं। बालकों का अलग और बालिकाओं का अलग हो। खेल का मैदान होना चाहिए बच्चों के लिए। स्कूल बिल्डिंग के 4 दीवारी होनी चाहिए और स्कूल तक पहुंचने का उचित रास्ता होना चाहिए। कई बार गांव यहां पर है, बीच में नाला आता है, नाले के उस तरफ स्कूल बना दिया। अब बरसात के दिनों में 3 महीने तक पानी आ रहा, बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। सड़क यहां पर है और स्कूल के गेट के बीच में 200 मीटर की दूरी है जहां कीचड़ भरा हुआ है, बहुत गहरा है, कुछ भी है, बच्चे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। उचित रास्ता होना चाहिए। स्कूलों में पहुंचने के लिए कमरों तक, स्कूल तक रैंप होनी चाहिए ताकि विकलांग बच्चे भी पहुंच सके। ऐसा प्रावधान है आरटीई में धारा 19 के तहत विद्यालय के मान और मानक में, विद्यालय के भवन के संबंध में। शुद्ध पेयजल होना चाहिए, पीने योग्य रसोईघर होना चाहिए जहां पर मिड डे मील आराम से पक सके, बच्चों को डिस्टरबेंस नहीं हो। अध्यापन शिक्षण संबंधी उपकरण मतलब टूल्स होने चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए चौक हो, डस्टर हो, ब्लैक बोर्ड बने हुए हो सुनिश्चित, और भी कोई सामग्री चाहिए तो वो होनी चाहिए। पुस्तकालय होना चाहिए, खेल सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। खेल सामग्री का मतलब बच्चों खेलने के लिए फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट के लिए बैट हो, गेंद हो, रैकेट हो, ये सब सामग्री होनी चाहिए। तो ये सब धारा 19 में वर्णित है स्कूल के भवन के लिए। तो साथियों ये हुआ हमारा आरटीई। हमने आरटीई की 7 अध्यायों को समझा, 38 धाराओं को समझा और अनुसूची को भी साथ में समझा। अब आज के सेशन के लास्ट में हम बात करेंगे, मैंने कहा था कि धारा 38 में राज्य सरकार को एक अधिकार प्रदान किया गया है, जिस अधिकार के तहत हर राज्य को अपने राज्य में आरटीई के समकक्ष एक नियम बनाना है, एक अधिनियम बनाना है जिसको अपने राज्य में वो संचालित करे। उसमें कुछ आंशिक धाराओं में बदलाव भी किया जा सकता है। तो राजस्थान राज्य ने आरटीई 2009 के समकक्ष एक अधिनियम, एक नियम यहां पर पारित किया जिसका नाम है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010। अब याद रखिए, हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा गया था राजस्थान के संदर्भ में आरटीई का पूरा नाम क्या है, वहां पर यह पूरा टाइटल था। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, 2010 इस वर्ष को याद रखना है। मूल एक्ट में 2009 है और राजस्थान में 2010 है। सिंपल, वो लागू होने के बाद बनेगा तो अगले साल ही तो बनेगा ना, इसलिए 10 याद रखना है। क्योंकि राज्य का है इसलिए राजस्थान वर्ड यहां पर है। बस 2 डिफरेंट हैं, मूल एक्ट में राजस्थान नहीं है और वहां 2010 की जगह 9 है, बाकी सेम टाइटल है। निःशुल्क पहले आएगा, अनिवार्य बाद में आएगा, बाल शब्द भी आएगा, बाकी सेम टाइटल है। इस टाइटल से भी सीधा एक क्वेश्चन बन जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कब लागू किया गया, तो मूल एक्ट था 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन क्योंकि उसके बाद में लागू होगा, बाद में कब होगा, 2010 के बाद में लागू होगा तो 2011 हो जाएगा ना। तो 2011 याद रखना है, वो मूल तो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन ये हुआ है 2011 में। डेट क्या है, 29 मार्च, वो 1 अप्रैल थी।
मतलब एक दिन का फर्क है, 29 मार्च के बाद 2 दिन का फर्क है, सॉरी, वो 1 अप्रैल थी और ये 29 मार्च है। राजस्थान में इसको प्रभावी बनाया गया। यह धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों को राजस्थान में यह नियम प्रभावित किया गया। धारा 38 है, सॉरी 30 नहीं है, धारा 38 की शक्तियों को प्रदत्त करते हुए 2010-11 से कक्षा 8 बोर्ड के स्थान पर जो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, उसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा। इसका आयोजन किया जाता है। धारा 30 के तहत इसको निर्धारित किया गया है राज्य सरकार के लिए। तो साथियों, ये हमारा आरटीए हो गया राजस्थान के संदर्भ में। 2-3 बातें याद रखनी है। पहला, टाइटल का आपको एक्ट का नाम ध्यान होना चाहिए। अधिनियम की जगह यहाँ पर नियमावली भी कई जगह पढ़ेंगे आप, नियम भी कई जगह पढ़ेंगे। तो नियमावली हो, नियम हो, अधिनियम हो, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। 2010 ध्यान रखना है, राजस्थान ध्यान रखना है, और लागू होने की डेट ध्यान रखनी है, और किस धारा के तहत ये हुआ है तो वो धारा 38 आपको याद रखनी है। तो साथियों, ये हो गया हमारा आरटीई एक्ट। आज के सेशन में हमने पूरे टाइम डिस्कशन किया आरटीई एक्ट 2009 के बारे में। 7 अध्यायों का चर्चा की, 38 धाराओं की बात की, एक अनुसूची की बात की, राजस्थान के संदर्भ में आरटीई की बात की। साथियों, यहां सार क्या निकलता है पूरे डिस्कशन का? 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये कि जो तथ्य और कंपोनेंट मैंने आपको बताए उनको याद रखना है, क्योंकि यहां से सीधा क्वेश्चन बन जाता है। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो क्या कि आरटीई को क्यों लागू किया गया। तो मैंने सेशन को शुरू करने से पहले ही आपसे 15 मिनट डिस्कशन किया था कि क्या आवश्यकताएं थी जिसके चलते आरटीई लाया गया। एक और क्वेश्चन यहां से क्या बन जाता है कि आरटीई के बारे में हमारी समझ क्या है। शिक्षक होने के नाते हम आरटीई को कैसे दैनिक जीवन में, दैनिक कक्षाओं में अप्लाई करेंगे। तो संपूर्ण चीजें हमें पता होनी चाहिए, सारी धाराएं हमें पता होनी चाहिए, उनकी समझ हमें पता होनी चाहिए। तो ये हो गया आरटीई 2009। आपको पता रहे या ना रहे, हेलमेट लगाना अनिवार्य है, हम सब जानते हैं। नहीं लगाएंगे, दुर्घटना हो गई तो नारियल फूट जाता है, फिर भी पुलिस के डर के मारे हम लगाते हैं। सामान्य व्यवहार में कई लोग नहीं लगाते हैं। तो आप प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों की गुणवत्ता के लिए काम करो या नहीं करो, आपका नैतिकता, आपका दायित्व, आपका मोरल अलग है। लेकिन अगर कहीं भी गुंजाइश हो तो हेलमेट नहीं लगाने पे पुलिस चालान करती है। ऐसे ही आरटीई को डिसओबे करने पर पुलिस पकड़ लेती है, जेल में डाल देती है। याद रखिएगा, यह है आरटीई। क्योंकि अब बच्चों को सिखाना, पढ़ाना, प्रारंभिक शिक्षा के लिए काम करना, गुणवत्ता के लिए काम करना, अर्थात लेवल 1 और 2 के शिक्षक आप हैं तो स्कूलों में आरटीई के प्रावधानों को मानना अनिवार्य है, ये कानूनी है। अगर ऐसा नहीं किया तो न्यायपालिका आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो दैट इज द पावर ऑफ आरटीई। आरटीई के पावर के वजह से ही आपका रीट होता है, सीटीट होता है, दुनिया भर के बदलाव इसमें आ रहे हैं। आरटीई ही ऐसी ताकत है मेरे दोस्तों, जिसके चलते राजस्थान और पूरे देश के हर बच्चे को शिक्षा पहुंच रही है। हर बच्चे का अधिकार ये फलीभूत करवा रहा है आरटीई। तो बड़ा पावरफुल एक्ट है। मैं तो कहूंगा प्रारंभिक शिक्षा में नींव का पत्थर है। प्रारंभिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अनिवार्य है। एक दायरे बनाता है, अधिनियम बनाता है, कानून बनाता है। तो ये हो गया साथियों आरटीई। मिलते हैं अगले सेशन में, जहां हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो सिलेबस में बाद में शामिल हुए हैं, इस वर्तमान विज्ञप्ति के साथ में हुए हैं। कुछ नवाचारों की बात करेंगे जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तब तक के लिए नमस्कार।